नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। देश की नई संसद को 28 तारीख को, इसी 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित कर देंगे। ये संसद एक अद्भुत तरीके का आर्किटेक्चर है और अद्भुत तरीके से इसमें सुविधाएं होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। ये बहुत अच्छी बात है कि अगले 200 साल के लिए देश को एक नई संसद मिल रही है। एक सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्होंने देखा है और अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। रिकॉर्ड समय में ये संसद बनकर तैयार हुई है। अपनी अवधि से कम वक्त में तैयार होना भी एक बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने जब इसका 2021 में शिलान्यास किया था तो उस वक्त लग रहा था कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक रिकॉर्ड समय में ये बनकर तैयार होने वाला ये अद्भुत इमारत होगी। और इमारत ही नहीं, ये लोकतंत्र का मंदिर है। ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये सिर्फ यहाँ लगे सिस्टम नहीं है, इसे लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। ये लोकतंत्र का मंदिर है, प्रजातंत्र का मंदिर है, जहाँ आम आदमी की नुमाइंदगी संसद के अंदर होती है। आम आदमी के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसी संसद के अंदर बैठेंगे। इतने खुशी के मौके पर, इतने महत्वपूर्ण मौके पर एक तरीके से कलह मची हुई है संसद के लोकार्पण को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विपक्ष में सीधे तनातनी हो गई है। विपक्षी दलों ने, 20 विपक्षी दलों ने, कांग्रेस समेत 20 विपक्षी दलों ने, इसमें ज़्यादातर क्षेत्रीय दल वो हैं जिनका अपने अपने राज्यों में प्रभुत्व है, और वो क्षेत्रीय दल हैं, वो 20 दल हैं जिनकी अगर गणना की जाए तो लोकसभा के जो सीटें हैं वो काफ़ी, मतलब मुझे लगता है कि 200-250 के अल्ले पल्ले, 300 के अल्ले पल्ले आ जाती हैं। ऐसे दल जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं इन राज्यों के, और वो इसके बहिष्कार में आ गए हैं। और दूसरी तरफ एनडीए ने दावा किया है कि जो उनके 18 स्वाभाविक एलाई हैं, उसके अतिरिक्त और भी लोग जो हैं, तकरीबन 7 लोग, जो 7 दल हैं, वो भी उनके साथ आ जाएंगे। यानी 20 बनाम 25 का मसला होगा। यानी 20 जो विपक्षी दल हैं वो खिलाफ संसद के जो उद्घाटन समारोह में, लोकार्पण समारोह में नहीं जाएंगे। वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी समेत, कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी समेत 25 दल वो इसमें भाग लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि जो विपक्ष है उसका विरोध यह है कि वो चाहता है कि राष्ट्रपति इसका लोकार्पण करें, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इस कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया है। विपक्ष इसी बात को लेकर निशाना साध रहा है कि संविधान के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और उनका ना बुलाया जाना अपने आप में लोकतंत्र का अपमान है। वो कह रहे हैं जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हुई, मंदिर के जब प्राण तत्व ही नहीं वहाँ मौजूद रहेंगे, तो फिर लोकतंत्र का मंदिर ये कैसे? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल, ये उठापटक, इसके बीच एक शब्द बहुत चर्चा में है, सिंगोल। मैंने भी पहली बार सुना है, हालांकि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, तो जरूरी नहीं कि सारे लोग इसको सुने। सिंगोल चर्चा में है, ये राजदंड है। जैसा इस विवाद के बाद ही मुझे पता चला कि ये सिंगोल है, राजदंड है। और जब भारत स्वाधीन हुआ था तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इस सिंगोल देकर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह सिंगोल प्रदान करके सत्ता का हस्तांतरण किया था। और यह सिंगोल चोल राजवंश से ताल्लुक रखता है। चोल राजा जब एक दूसरे को सत्ता का हस्तांतरण करते थे तो यह सिंगोल राजदंड देकर इसे सत्ता का हस्तांतरण करते थे। प्रधानमंत्री तत्कालीन आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन से इस सिंगोल को ले तो लिया, लेकिन उसे म्यूजियम में जगह दे दी, ना कि संसद में। इसका प्रतीक जो ये एक तरीके से राजदंड का प्रतीक, ये जो सिंगोल है, ये संसद में क्यों नहीं रखा गया, इसके भी बहुत सारे मायने होंगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सिंगोल को 28 मई को सुबह 9 बजे विधि विधान से, वैदिक रीति रिवाज से नई संसद में उसे स्थापित करेंगे। और 28 मई वीर सावरकर के लिहाज से भी बड़ी प्रमुख तिथि है। इसको लेकर भी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से
वो निशाना साध रहे हैं। लेकिन आज मंथन में यही सवाल है कि हम तो प्रजातंत्र में जीते हैं, फिर राजतंत्र का प्रतीक राजदंड संसद में क्यों? आज ही हम पूछने, यही हम मंथन में पूछेंगे। बड़ा सवाल यही है कि भाई चोल राजवंश तो अब इस देश में आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत काल, और ये बात बार बार कही जा रही है कि भाई इस अमृत काल में एक अद्भुत आर्किटेक्चर, प्रजातंत्र का मंदिर, प्रजातंत्र का की सर्वोच्च संस्था संसद, मंदिर, नया मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रजातंत्र का बनाया है, और उसमें फिर राजतंत्र का क्या काम? या तो मेरी समझ उतनी नहीं है, या मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सामान्य सी जानकारी वाला व्यक्ति हूं, बहुत किसी इतिहास का विशेषज्ञ नहीं हूं, संविधान का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूं। मेरे मन में भी ये बात आई कि आखिर जब प्रजातंत्र है तो राजदंड की क्या जरूरत, या राजतंत्र वाली परंपरा की क्या जरूरत पड़ी? इसे धर्म से भी जोड़ा जा रहा है कि ये तो तमिल संस्कृति का अपमान है। जो इसका दल विरोध कर रहे हैं उनको तमिल संस्कृति का खतावार भी ठहराया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि वो खतावार हैं। इन सबके बीच बयानबाजी, वार पलटवार, विपक्षी दलों के बहिष्कार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से लौटे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का हवाला देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जब वो गए थे तो पक्ष विपक्ष सरकार सारे लोग उनके कार्यक्रम में थे। इससे बेहतरीन, और वो लोकतंत्र के सर्वोच्च जो प्रतिमान है भारत के, उसके प्रतीक के रूप में वो वहां गए थे, और सारे लोग वहां उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए वहां खड़े थे। उसमें पक्ष विपक्ष ये कोई राजनीति नहीं थी। इसी के बहाने उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और हुंकार भी भरी कि ये केवल कमाल है बहुमत वाली सरकार का, प्रचंड बहुमत वाली सरकार का। इसकी वजह से उनकी जो देश की जो शाख है विश्व में वो बनी है, और उनको एक तरीके से प्रचंड बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है। और यही नहीं, इसी वजह से भारत का सम्मान है कि वहां एक बहुमत वाली एक ताकतवर सरकार है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह कहा कि एक संकेत और संदेश भी देने की कोशिश की विपक्ष को कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, इससे तो देश का अपमान हो रहा है, लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में अपने स्वागत और कार्यक्रम के हवाले से विपक्ष पर सीधा हमला किया है, करारा हमला किया है, और इसके बाद वो 2024 का भी एक संकेत और संदेश अपने इसी वक्तव्य के जरिए उन्होंने दिया और देते नजर आए। अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े नेता, गृह मंत्री, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की गति क्या हुई है। जो लोग कांग्रेस को आज फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेस लोकतंत्र विरोधी है और वो इस तरह की हरकतें करती रहती है। अगर कांग्रेस की को जो लोग हैं, कांग्रेस को जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं, वो भी होशियार हो जाएं, क्योंकि जो गति कांग्रेस की इस देश की जनता ने की है कहीं उनकी ना हो जाए। अमित शाह इस तरह की बातें कर रहे हैं, सेंगोल को लेकर वो स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं और उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। अमित शाह को सुनते हैं और उसके बाद फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुछ रिएक्शन भी आपको हम सुनाएंगे। से उसको सेंगोल के अर्थ और इतिहास में थोड़े डिटेल में जाते हैं तो सेंगोल का अर्थ बड़ा गहरा है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही
हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया था। देश में नई संसद का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। मोदी जी अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन करेंगे और 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया है कि इसका बहिष्कार किया जाएगा। ये बॉयकॉट सिर्फ बॉयकॉट के नाम पर नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। और आपको समझाती हूं कैसे। संविधान का अनुच्छेद 79 साफ तौर से कहता है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और उसी राष्ट्रपति को उद्घाटन के हक से वंचित रखना गलत है, उनका घोर अपमान है, लोकतंत्र पे प्रहार है। संविधान के अभिभावक हमारी राष्ट्रपति है। लोकसभा और राज्यसभा को बुलाने का और प्रोरोग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ऐसे ही नहीं उनको प्रथम नागरिक बोला जाता है। और शायद ये गर्व की बात है कि एक अनुसूचित जनजाति की महिला पहली बार इस देश की राष्ट्रपति बनी है। मैं पाखंड बताना चाहती हूं नरेंद्र मोदी का। जब दलित राष्ट्रपति थे बहुत ढोंग रचा गया, बहुत ढोल पीटा गया इधर उधर, लेकिन नींव डालते वक्त रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। द्रौपदी मुर्मू जी के नाम को भी बहुत भुनाया गया, लेकिन उद्घाटन के वक्त उनको ना बुलाना इस देश की राष्ट्रपति महामहिम का घोर अपमान है और इसका हर पॉलिटिकल पार्टी विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से आदिवासियों और दलितों के खिलाफ रही है। बीजेपी आज भी समाज के वंचित लोगों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को अछूत मानती है और ऐसा मानती है कि अगर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके द्वारा किया जाए तो अपशकुन हो जाएगा। इसी कारण से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं 2 महामहिम राष्ट्रपतियों का अपमान किया। जब शिलान्यास था उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, नहीं आमंत्रित किया गया, और अब जब उद्घाटन का समय है उस वक्त भी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ऐसा मानते हैं कि इस शुभ कार्य की शुरुआत, इस नई संसद की शुरुआत अगर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के द्वारा होगा तो यह अपशकुन माना जाएगा। संजय सिंह का अपना तर्क, कांग्रेस पार्टी का अपना तर्क, लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं और एक मेरी छोटी सी समझ बूझ उसके तहत हम इतना, केवल मेरे मन में एक चिंतन चल रहा है, इसीलिए हम मंथन कार्यक्रम में ये विषय लेकर आए हैं कि सेंगोल की क्या जरूरत पड़ी 8वीं शताब्दी में जो व्यवस्था थी राजदंड देकर सत्ता हस्तांतरण की, उसे इस वक्त मॉडर्न सेंचुरी में जो नई सदी है, नए सदी का भारत है, अमृत काल में उस 8वीं शताब्दी के राजदंड की क्या जरूरत पड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि हम प्रजातांत्रिक देश हैं, हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं, तो राजशाही का प्रतीक राजदंड क्यों, ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि भी राजदंड क्या लोकतंत्र का प्रतीक है, क्या प्रजातंत्र का प्रतीक है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम जरूर पूछने की कोशिश करेंगे। और इसको लेकर भी, हालांकि जो विपक्षी दल हैं वो वास्तव में इस बात को लेकर काफ़ी नाराज हैं कि वो, उनका जो बहिष्कार का मुद्दा है वो सेंगोल नहीं है, वो कह रहे ठीक है स्थापित करो। उनका मुद्दा सिर्फ ये है कि राष्ट्रपति के हाथों इसका उद्घाटन, लोकार्पण होना चाहिए। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस बात को कह रही थी कि भाई जब इसका शिलान्यास हुआ तब देश में दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उनको शिलान्यास से दूर रखा गया। उसके बाद अब जब लोकार्पण का वक्त आया तो आदिवासी महिला इस देश की प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं बुलाया गया। ये अपमान है, प्राण तत्व नहीं है लोकतंत्र प्रजातंत्र के इस मंदिर में। इसीलिए विपक्षी दल दोनों राष्ट्रपतियों, तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद जी और मौजूदा राष्ट्रपति जो मौजूद हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके अपमान के खिलाफ वो नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि अगर इनसे आप लोकार्पण कराते हैं, प्रधानमंत्री जी आप पीछे हटिए, इनसे लोकार्पण कराइए और आइए, हम सब आएंगे।
एक नेता को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई अशोक गहलोत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे थे कि इतना पावन और इतना खुशी का मौका है, नई संसद अगले 200 साल तक ये यही संसद रहेगी, उस वक्त पूरे देश के चीफ मिनिस्टर्स को आना चाहिए, पूरे देश के नेताओं को बुलाया जाना चाहिए, बहुत बहुत पुराने सांसदों को बुलाया जाना चाहिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, तब ये समारोह ऐतिहासिक होता। लेकिन अब जो झगड़ा हो गया है 20 बनाम 25 हो गया है। 20 विपक्षी दल हैं, वो कह रहे हैं जाएंगे नहीं, इंडिया का दावा कि 25 दल जो उनके साथ हैं वो जा रहे हैं। वो दल कौन से हैं, उनकी क्या राजनीतिक स्थिति है, क्या हैसियत है, वो तो सभी के सामने ही है, और विरोध करने वालों की क्या हैसियत है वो भी सबके सामने है। लेकिन आज ये तो अलग एक विवाद चल रहा है, लेकिन आज हम सिंगोल को लेकर आए हैं और हमारे साथ सिंगोल एक राजतंत्र का प्रतीक है और हम प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले देश हैं, और प्रजातंत्र के मंदिर की स्थापना में राजतंत्र के राजदंड की जरूरत क्या पड़ी, ये एक अहम प्रश्न आज मंथन में होगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश और देश को के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुशील दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और संविधान को अच्छी तरह समझने वाले, जानने वाले AP सिंह साहब संविधान के एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चूँकि आज हमने इस कार्यक्रम में पॉलिटिकल लोगों को इसलिए बुलाया नहीं है कि जब पॉलिटिकल लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो अपने अपने दावे पे 20 बनाम 25 की लड़ाई हो जाती है। जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं उनकी आवाज़ दब जाती है, और फिर जो हमारा दर्शक जो वास्तव में कुछ जानने के लिहाज से इस कार्यक्रम को देखता है, समझने की कोशिश करता है, बहुत सारे लोग पक्ष विपक्ष में दर्शक भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में जानना चाहते हैं और वो एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं। सुशील जी, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। सुशील जी, प्रजातंत्र के जो सर्वोच्च संस्था है, प्रजातंत्र का जो मंदिर है, नया मंदिर बना है, हम सबको गर्व से गौरवान्वित होना चाहिए कि इसका लोकार्पण होने जा रहा है 28 को। लेकिन मेरा सवाल यही कि प्रजातंत्र के मंदिर में राजतंत्र के प्रतीक राजदंड की क्या जरूरत पड़ी, ये बड़ा सवाल है। दुर्गेन जी, मैंने अभी आपको पूरा सुना और मैं अपने इस बड़े चैनल के न्यूज से भावों से पूरी तरीके से मैंने समझा कि क्या है। दुर्गेन जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए सुशील जी, बोलिए कृपया। दुर्गेन जी, अभी आपने अपने उसमें कहा कि प्रचंड बहुमत। दुर्गेन जी, इस देश में एक प्रधानमंत्री और हुए हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी, 407 सीटों का प्रचंड बहुमत लेके आए थे जी। प्रचंड बहुमत वो भी था, लेकिन उसके बाद वो कंप्यूटर लाए थे, जो आज देश पूरे कंप्यूटर की धुरी पे चल रहा है। खैर, ये बात की बात है। दुर्गेन जी, अभी आप थोड़ा सा पीछे जाइए। देखिए होता क्या है, जब वो ड्रामेबाजी या अतिशयोक्ति या जैसे वो इवेंट वगैरह कुछ ज्यादा होने लगते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न उठने स्वाभाविक होते हैं। तो जयंती, आप दुर्गेन जी जरा पीछे जाइए, आप काशी कॉरिडोर के खुद पे और राम मंदिर के शिलान्यास पे। इस देश में आज प्रभु की कृपा से 4 शंकराचार्य तो ओरिजिनल है ही है ना जी। फर्जी मंडलेश्वर संत साधु छोड़ दीजिए, लेकिन 4 तो है ही है ना जी। और हिंदू धर्म के सर्वोच्च हमारे भगवान स्वरूप माने जाते हैं, जो दंड लेके चलते हैं, धर्म का दंड लेके चलते हैं जी। आप बताइए, दोनों कार्यक्रमों में लोग कहाँ पर थे? कोई आपके पास आर्काइव में ऐसा कोई दृश्य है कि उसमें हमारे शंकराचार्य प्रमुख भूमिका में हो और हमारे राजनीतिक लोग उसके बाद की भूमिका में हो? ऐसा कोई दृश्य है आपके पास? जी। तो देश को ये चीज समझना चाहिए, विपक्ष को ये चीज समझना चाहिए। अब बात आ रही है, मैं कल से परसों से प्रतिवाद कर रहा हूं, बात आ रही है कि उद्घाटन। दुर्गेन जी, ये कोई मॉल नहीं है, ये कोई शॉपिंग सेंटर नहीं है जी, ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है जिसका हम कैंची लेके फीता काट के उद्घाटन करेंगे जी। जैसे नेहरू जी ने भाखड़ा नागल बांध को देश को लोकार्पण किया था, समर्पित किया था जी। ऐसे देश की संपत्ति है जिसको देश का फिलहाल तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं,
तो समर्पण हो रहा है देश का जी 24,000 प्लस करोड़ की चीज का। अब दुर्गेन जी देखिए, ये रायता ऐसे ही नहीं फैला है। इसमें कई चीजें हैं यहाँ। इसमें एक तो 28 जनवरी की 28 जो ये मई की डेट है, इसके ऊपर बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े हैं। जी जी जी, मैंने जिक्र किया अभी। कोई नहीं पता, मैंने कहा ना, मैं सुन रहा था, मैं इस पे खूब लिख चुका हूं, कल से मैं लिख ही रहा हूं इस पे। दुर्गेन जी एक चीज बताइए, मैं इसको लोकार्पण मानता हूं। दूसरा मानता हूं कि ये जब 14 अगस्त 1947 को जब ये सत्ता, तब ब्रिटिश का वो था, हम आजाद हुए थे, तो रात में सवेरे जब राजदंड को ये सेंगोल को दिया गया था तो नेहरू जी ने रिसीव किया था। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी प्रमुख तारीख है 28 जिस दिन ये तय हुआ है। ऐसा कौन सी प्रमुख, इतने देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को जिसको राजशाही बनाने का पूरा प्रयास हो रहा है, उसमें ऐसी 28 तारीख में ऐसा कौन सा खास बात है? वेद बता दे, हमारे पंचांग बता दें, हमारे ऋषि मुनि बता दें, हमारे जितने जो बीजेपी के पुरोहित हैं वो बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो बता दें, 28 तारीख में ऐसा खास क्या है? जबकि 28 से कुछ दिन बाद हमारा 15 अगस्त आ रहा है जी, और हमारे 15 अगस्त से बड़ा तो कोई दिन हो ही नहीं सकता ना जी। अगर यही चीज 10 दिन मोदी जी करे, एक बार नहीं 10 बार करें, लेकिन अगर ये 15 अगस्त को करते तो मुझे लगता है इसकी भव्यता, इसकी गरिमा, इसकी पवित्रता और बढ़ जाती। अब दूसरी बात आइए, ये चोल वंश तो बड़ा महान शासन था 18वीं शताब्दी का, सालों, और उसके उस समय के राजशाही अलग किस्म की होती थी, न्यायप्रिय भी होते थे, क्रूर भी होते थे, लेकिन चोल वंश के साथ न्यायप्रिय का एक बहुत बड़ा वो है, और अच्छे शासन का चोल वंश का एक वो आता है, विवरण आता है। हम इतिहासकार नहीं है ना, मुझे इतिहास के बारे में बहुत जानकारी है, हमारे सिंह साहब बता पाएंगे, लेकिन हम दुर्गेन जी इतना जानना चाहते हैं, जिस दिन 14 अगस्त 1947 को ये हुआ था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ये दिया था, उस समय तक जो दंड था, और नेहरू जी ने रिसीव किया था। उसके बाद तो लोकतंत्र के मंदिर में ये छड़ी होकर रह गया था ना, फिर राजदंड कहां से हो गया था? जी जी, ये तो लोकतंत्र के मंदिर में तो छड़ी होकर रह गया, तो उस छड़ी को उन्होंने आनंद भवन रखा, फिर वो संग्रहालय में रखवा दिया। मेरे हिसाब से छड़ी है। और फिर इस देश ने एक अपना प्रतीक चिन्ह पैदा किया था दुर्गेंद्र जी। इस देश ने अपना प्रतीक चिन्ह कौन सा पैदा किया? वो किया शेर के मुंह वाला। आज भाई देश का प्रतीक चिन्ह है जिससे 5 शेर बने हो, संसद में बैठे अशोक की लाट। आज अशोक की लाट, वो हमारे देश का प्रतीक चिन्ह, लोकतंत्र का प्रतीक चिन्ह है। और राजदंड कैसा? चोल वंश का क्या मतलब? इस समय 200-250 साल बाद हम आज इतनी मेहनत के बाद हमारे हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या इसलिए खून बहाया था, देश आजाद कराया था कि हम राजदंड को स्थापित करेंगे? हाँ, मेरा सवाल सुशील जी यही है कि भाई प्रजातंत्र में राजदंड का क्या मतलब? ये कोई राजतंत्र तो है नहीं। तो अब ये मानसिकता, मैंने आपको कहा ना, काशी कॉरिडोर और राम मंदिर की, मैं ये मानसिकता की बात कर रहा हूं। देखिए, रहता या ये विवाद होता ही नहीं। अब दूसरी बात आइए दुर्गेन जी, इस देश में प्रमुख जो देश चलता है, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जारी जितने वो आते हैं, अरे एक शब्द है वो मैं भूल रहा हूं उस समय, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जारी होते हैं। जी जी। अब 3 बड़ी विधाएं हैं, 3 बड़ी चेयर हैं इस देश में। एक महामहिम राष्ट्रपति, जिनको नहीं बुलाया, दुनिया जानती, रामनाथ कोविंद को उस समय के नहीं बुलाया, ये भी सवालों घेरे में है। दूसरा, लोकसभा के स्पीकर, जहां पर पीएम नीचे बैठते हैं और स्पीकर ऊपर बैठते, 5 फुट ऊपर बैठते जी, यहां पर पता नहीं कितने फुट ऊपर है। तीसरा, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 संस्थाएं ऐसी हैं जो सर्वोच्च हैं, जिनका स्थान हमेशा। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इस बीच 2 हमारे साथ नए मेहमान जुड़ गए हैं। इस देश के जाने माने इतिहासकार रवि भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भट्ट साहब, बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और मनोरंजन झा साहब संविधान के जानकार हैं, बहुत आपका ये स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं सीधे रवि भट्ट साहब के पास जाऊंगा। इतिहास के आईने से या इतिहास के नज़रिए से मैं ज़रा समझने की कोशिश करूंगा कि जो 8वीं शताब्दी में जिस राजदंड का इस्तेमाल सत्ता हस्तांतरण में, इतना ही हम लोग पत्रकार लोग समझ पा रहे हैं जो खबरों में है,
उसके अलावा बहुत ज़्यादा ज्ञान विज्ञान तो आप लोगों के पास है। उस राजदंड को राजसत्ता का प्रतीक माना जाता है, राजतंत्र का प्रतीक माना जाता रहा है, या प्रजातंत्र का? रवि भट्ट साहब। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए। जबकि वक्त में यहाँ पर जो राजवंश था वो आपको अशोक के पैरेलल था, शुरू हुआ था रफली 300 बिफोर कॉमन एरा, और आके 13th सेंचुरी कॉमन एरा पे तक आया था, 1200 सम ऑड, एंड दिस डायनेस्टी was one of the longest surviving dynasty in the world जी, not only in India, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये है कि उस समय जिस समय ये आया था, तो उस समय डेमोक्रेसी जो थी वो अपने पूरी दुनिया में अपनी बड़ी शैशवावस्था में थी। कुछ जगह थी, कुछ जगह ग्रीक वगैरह लोग की बात करते हैं, वहां पर डेमोक्रेसी या थे, कुछ अलग अलग स्टेजेस पे की डेमोक्रेसी थी। आज जैसी डेमोक्रेसी वैसी नहीं थी। तो ये जो भी आपका राजवंश होते थे, प्रजातंत्र या राष्ट्रतंत्र जो भी होता था, तो उसके जो सिंबल्स थे वो अब इतने ज्यादा डिमार्केटेड नहीं थे जितने कि आज डिमार्केटेड हो गए हैं या कि किए जा रहे हैं। तो उस समय सत्ता हस्तांतरण के लिए, जैसा कि सभी को मालूम है, भी 2-4 दिन से टीवी पे भी आ रहा, सबको मालूम है, सत्ता हस्तांतरण के लिए इसको एज अ प्रतीक प्रयोग किया जाता, सेंगोल को किया जाता था। और ये सेंगोल जो हमारा है, ये जो पर्टिकुलर सेंगोल है, इसकी बारे में भी आप सबको मालूम ही है। ये सेंगोल जो था, जिस समय की लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, वो उन्होंने पूछा नेहरू से सत्ता हस्तांतरण के लिए प्रतीक के तौर पे क्या प्रयोग किया जाए। तो चूंकि इन्होंने श्री राजगोपालाचारी से बात करी, और श्री राजगोपालाचारी ने जो तमिलनाडु की जो चोल वंश की जो परंपरा थी, उसका उन्होंने बताया कि जंग से होती थी। उसके बाद में इन्होंने तो नेहरू ने कहा तो इसका हमें इंतजाम किया, तो उन्होंने एक मठ को वहां पर जो था कांटेक्ट किया, और उस मठ वालों ने एक यहाँ पर सेंगोल को बनवाया है, जिसको बंगारू शेट्टी करके एक थे, उससे इनको बनाया, जो कि मैड्रास का ज्वेलर था, और उसके अंडर में तमाम लोग काम कर रहे थे, और 10 से ज्यादा भाई लोग भी थे आपस में, कुछ लोगों में थे भाई भी थे, 10 लोगों में थे। तो इसको बनाया गया। जब यहाँ पर लाया गया तो उस समय 11:15 बजे रात की बात है, इसको वहां से एक पुरोहित लेके आया, और जब इसको नेहरू जी पहले लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया क्योंकि वो इसको हस्तांतरण करें, उसके बाद वापस लिया गया, तो इसके बाद गंगा जल छिड़का गया, और फिर इसको नेहरू को जब दिया गया तो एज अ प्रोसेशन ये वहां पर हॉल में लेके जाया गया था। तो इसकी लंबाई करीब 5 फीट हुआ करती है। और बाद में जैसा कि अभी हमारे बहुत प्रबुद्ध पत्रकार सुशील दुबे जी हैं, इन्होंने बताया कि फिर इलाहाबाद के अंदर इसको रख दिया गया। अब आपका जो प्रश्न इसके अंदर है कि राजतंत्र का प्रतीक है कि प्रजातंत्र का प्रतीक है, तो लाइन ऑफ डिमार्केशन उस समय इतनी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ करती। ठीक है, तो इस समय खाली सत्ता को ही ये सत्ता का द्योतक था कि सत्ता एक के पास है और दूसरे के पास चली गई। और जैसा कि आपको मालूम है कि तमिल ये हम लोग बहुत लकी हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक तरफ संस्कृत है तो दूसरी तरफ तमिल भी है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक लैंग्वेज होती है, बहुत जो समृद्ध लैंग्वेज है। हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली 2 संस्कृतियां हैं, विशेषकर ये जो तमिल जो लैंग्वेज है और संस्कृत, ये अपने आप में कल्चर बहुत ही ज्यादा रिच कल्चर है। और ये लोग शिव भक्त होते थे, शिव भक्त चूंकि होते थे, इसीलिए ये जो सेंगोल के ऊपर जो मुठ है उसके ऊपर आप देखिए नंदी बनी जी। तो मैं आपका प्रश्न का उत्तर ये कि उस समय लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड द राजशाही की बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी। ठीक बात है। मैं आ रहा हूं, मैं मनोरंजन झा साहब के पास जाऊंगा। झा साहब, भट्ट साहब ने बहुत शानदार तरीके से सेंगोल का वर्णन कर दिया। वो कह रहे हैं कि भाई उस वक्त डेमोक्रेसी बिल्कुल शैशव अवस्था में थी, गोद में थी, और कुल मिलाकर उस समय ये कोई डिमार्केशन नहीं था कि डेमोक्रेसी है या क्या है। लेकिन आज तो प्रचंड डेमोक्रेसी है और भारत उसका सबसे बड़ा झंडा बरदार। आज जब प्रजातंत्र जिसे कहते हैं, लोकतंत्र जिसे कहते हैं, लोग अब ये कहने लगे कि भाई अब जो देश का जो शासक होगा राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, तो परंपरा तो हम चोल वंश की लेंगे जो राजा रानी पे चलते थे, सेंगोल उनका स्थापित करेंगे,
और ये बात कहेंगे कि नहीं भाई राजा रानी के पेट्स नहीं, हम दुनिया के प्रजातंत्र हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी ने ऑस्ट्रेलिया का हवाला दिया, विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि भाई जो विपक्ष है वो उसको सबक लेना चाहिए कि आप अपने देश में ये बात इस तरह की हरकत करके इतने बड़े अवसर को आप एक तरीके से अपमान कर रहे हैं संसद का। और वहां जब मैं एक ताकतवर एक बहुमत वाली सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मैं गया तो वहां विपक्ष सारे लोग, पूर्व सांसद, पक्ष के विपक्ष सारे लोग आए और स्वागत उन्होंने किया। एक थोड़ा सा लंबा हमने भूमिका बांधी है, लेकिन जो आज मंथन का विषय यही है कि ये राजतंत्र के प्रतीक को हम स्थापित कर रहे हैं या लोकतंत्र के प्रतीक को स्थापित करें। तो भट्ट साहब ने कुछ चीजें बताई हैं, आप इस बारे में क्या नजरिया रखते हैं और संविधान की स्थितियों परिस्थितियों के आलोक में आप इसे जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, सेंगोल के बारे में ये माना जाता है कि ये हिंदुस्तान सनातन धर्म से लेकर चल रहा है। सनातन का ये मुख्य मुद्दा है, जिसमें कि सेंगोल के ऊपर में जो नंदी का सिंबल लगा हुआ है वो उस समय था जब कि देश गुलाम था। वो तब से उसको रखा गया है पीछे। उसे ऑन स्पॉट कांग्रेस शासन के दौरान में नहीं लिया गया प्रतीक के रूप में, लेकिन उसे आना चाहिए आजादी के समय, जिस समय की यहाँ का जो सिंबल बना था उस समय उसको आ जाना चाहिए। आज जब गवर्नमेंट इतना हाई पावर में बना हुआ है तो पूरे गवर्नमेंट में चुना गया पूरा जनमत का पावर है, इसमें किसी भी तरह का विरोध करना मतलब देश का विरोध करना हुआ। ये पार्टी पॉलिटिक्स से हट के देखिए, एक तो वो सिंगोल को लाना जो कि ऐतिहासिक नहीं, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो मात्र यहाँ का सिंबल नहीं है, सनातन की बात है। अगर पूरे विश्व में ये मैसेज जाएगा कि ये जो सिंगोल लिया गया ये प्रतीक के रूप में यहाँ के पूरे हिंदुस्तान और हिंदूवादी सभ्यता का वो प्रतीक। संविधान क्या कहता है? संविधान में क्या है कि हम संसद में हिंदूवादी सभ्यता को बिल्कुल परचम लहरा दें क्या? संविधान क्या बना है ऐसा? आप संविधान के जानकार हैं, मुझे जरा ये बताइए बहुत कम शब्दों में, ताकि हमारे दर्शक समझ पाए। ये थोड़ा सा बहुत अच्छी बात है। सनातन सभ्यता को आगे आना चाहिए था, कांग्रेस ने उसको दबाया, ये सारी बातें स्वीकार हैं। निश्चित रूप से अगर दबाते नहीं तो चीजें उभर कर नहीं आती। अब तक सिंगोल का नाम भाई मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा नहीं हूं, बहुत ज्यादा मैंने इसका अध्ययन किया नहीं, तो मुझे तो सुनाई पड़ा कि भाई आज ही चर्चा में आया 2-3 दिनों के अंदर कि सिंगोल क्या है, और इसको लेकर सारा फोकस जो विपक्ष करना चाहता है राष्ट्रपति के मान अपमान पर, ये सिंगोल पर आकर टिक गया, उसी पे हम भी आकर टिक गए। नहीं, संविधान क्या कहता? संविधान कहता है क्या कि सनातन संस्कृति का परचम संसद के अंदर फहराए, और नेहरू जी ने उसको एक छड़ी के रूप में स्थापित कर दिया कि जाओ भाई म्यूजियम में चली जाओ। संसद में चूंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, सारे लोग इस देश के वासी हैं, जो हमारा सोशल फैब्रिक को लेकर संविधान है उसको लेकर तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि भाई यहां स्थापित करोगे तो कहा जाएगा कि बहुसंख्यकवादी है प्रधानमंत्री। ये नहीं, संविधान तो इस बात को मानने को तैयार है कि जो भी चीजें संसद द्वारा स्वीकार किया गया बहुमत वाली बात है। अगर संविधान को माइंड करेंगे, संविधान के अंतर्गत ही तो सब कुछ है, संसद से ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। तो वहां पर जब मेजॉरिटी के गवर्नमेंट इस बात को डिसाइड करके कि नहीं ये हमारा संविधान में आना चाहिए, तो यहाँ तो अमेंडमेंट का हर पल रास्ता खुला हुआ है। तो उस दौरान में ये आने में कोई अड़चन नहीं है संविधान के तहत में, क्योंकि मेजॉरिटी है आपका यहाँ पर। मेजोरिटी का मतलब झा साहब, मेजोरिटी का यह मतलब थोड़ी कि आप एनार्की करें। राजीव गांधी के एनार्की करनी चाहिए थी, इससे बड़ा बहुमत था उनका, क्यों नहीं किया उन्होंने? मेरा मतलब मेजोरिटी से है कि मेजोरिटी ये कतई अधिकार नहीं देती कि आप दूसरों को आहत करें, कतई अधिकार नहीं देती। आपका अपना पक्ष हो सकता है। मैं एपी सिंह साहब के पास जाऊंगा, मैं झा साहब आ रहा हूं आपके पास, चूंकि एपी सिंह साहब को चर्चा में ले लेते हैं, काफी देर से जुड़े हुए हैं। मैं माफी के साथ में रोक रहा हूं आपको, झा साहब मैं माफी के साथ में आपको रोक रहा हूं। मैं एपी सिंह साहब के पास जा रहा हूं, आप भी संविधान के विशेषज्ञ हैं और सारी चीजों को जानते हैं। एपी सिंह साहब, डॉक्टर एपी सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो चर्चा हम इस वक्त कर रहे हैं, संविधान क्या इस बात को कहीं परमिशन देता है
जैसा आपने झा साहब ने थोड़ा चर्चा को सनातन की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं मूल चर्चा पे आता हूं कि जो 8वीं शताब्दी का जो राजदंड है, क्या इस जो प्रजातांत्रिक विश्व का सबसे बड़ा झंडा बरदार भारत है, उसके लोकतंत्र का नया मंदिर बन गया है, और उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और उस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 8वीं सदी के राजदंड के होने के क्या मायने हैं? नहीं, राजदंड और इन चीजों का इतना तो नहीं है, क्योंकि हम आजादी के अपने संविधान के 75वां वर्ष मना रहे हैं। और आपने खासकर आदरणीय सुनील दुबे जी ने, बहुत वयोवृद्ध हमारे चर्चा में शामिल रवि भट्ट जी और झा जी ने भी संवैधानिक बात बताई, और आप स्वयं दुर्गेश चौहान जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल उत्तर भारत में बहुत अधिक देखा जाता है, और आप ऐसे एक पत्रकार हैं जो कि बौद्धिक चर्चा, संवैधानिक चर्चा आपने की, आपने कोई बाहियात, कोई इस तरह की नहीं बातें रखी। टीआरपी का अर्थ आप समझते हैं बौद्धिक चर्चा देना, और आपने सारे पैनलिस्टों की जो चर्चा सुनी बहुत ही ऐतिहासिक। भट्ट साहब ने तो इतिहास के पन्ने खोल दिए, मुझे भी इतनी जानकारी। सुनील दुबे जी, झा जी संविधान के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं। मेरा ये कहना है बड़ी सहमति के साथ, बड़े सम्मान के साथ, अब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, हमारा संविधान 75 साल हमारा जो संसद है वो पुरानी हो गई, नई संसद बनी है। संसद पर उद्घाटन पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, एक बात। संसद के नई अवसर था, सुअवसर था, जैसे गृह प्रवेश होता है, और गृह प्रवेश में विरोधी भी जो विपक्ष में है, आपका विरोध करता है, अगर उसे न्योता दिया जाता है तो वो व्यक्ति आता है, आपके यहाँ भोजन करता है, लड्डू लेके जाता है, और आपके घर की तारीफ करके जाता है कि दुर्गेश चौहान जी आपने बहुत अच्छा मकान बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया। तो ऐसा प्रयास माननीय मोदी जी ने किया, हमारी दास्ता को हटाया है। पहले बात आती थी अंग्रेजों का बनी हुई संसद है, अब उसको हटाया। भारत के स्वतंत्र भारत पैदा हुआ प्रधानमंत्री, और हमारी स्वतंत्र संसद है। क्या गारंटी है कि 2024 में और उसके बाद मोदी जी ही बैठेंगे? नो, लोकतंत्र है हमारा, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और अब तो हम दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भी देश हो गए। हमने चीन को भी पछाड़ दिया, चीन ने करुणा भेजा, सोचा हमारे देश की जनसंख्या खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमने और 2 साल में 3 साल में जनसंख्या और बढ़ा दी। हमने करुणा को फायदे में देखा और जनसंख्या हमारी चीन को पार कर गई। हम G20 मना रहे हैं, पूरे देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, हमारा लोकतंत्र सबसे पुराना, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। तो डेमोक्रेसी एपी सिंह साहब को हम सुन नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी बड़ी महत्वपूर्ण बातें की, बड़ी महत्वपूर्ण बातें वो हाँ, फिर से आ गए एपी सिंह साहब, कंप्लीट करिए आप जी। गंभीर चीजों के साथ मेरा ये कहना है, मुझे लगता है कुछ व्यवधान है, नेट और नेटवर्क का व्यवधान, हमेशा हम लोग उसका सामना करते रहते हैं। एपी सिंह साहब, आपको दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं, एपी सिंह साहब का जो कनेक्शन वो ठीक किया जाए। मैं सुशील दुबे जी के पास फिर आऊंगा। सुशील जी, झा साहब को आपने सुना, भट्ट साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि उस समय जो डेमोक्रेसी थी शैशव अवस्था में थी, इसका कोई बाइफर्केशन नहीं मिलता कि ये राज सत्ता का प्रतीक है क्या है, लेकिन मोनार्की थी, मतलब राजशाही थी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मनोरंजन झा साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो जिसकी बहुमत की ताकत वो कर सकता है। अभी एपी सिंह साहब ने इस बात को रेखांकित किया कि चूंकि विपक्ष को ही बुलाया गया, तो अगर हम कोई घर बनवाते हैं और किसी को बुलाते हैं तो लड्डू लेकर आदमी आता है और खाता पीता है, मौज करता है, बधाई देता है, चला जाता है। ये सब बहुत सारी चीज़ें इस एक साथ हमारे विशेषज्ञों ने आपके सामने रख दी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप अब जरा दर्शकों को हमारे समझाएं कि ये जो भाई मोदी जी का तो घर है नहीं है, घर तो उन सारे लोगों का है, 20 दलों का। और मैं अगर अभी आज आंकड़ा देख रहा था, विरोध करने वाले जिन राज्यों से आते हैं उन राज्यों की सीटें 250 से अधिक पहुंच रही हैं। जिन राज्यों से वो आते हैं 250-300। तो जिस संसद में उन लोगों को बैठना है, सारे जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, जो प्रमुख जिनकी ताकत है अपने अपने राज्यों में, वो इसके खिलाफ हैं। और वो सिंगोल को लेकर परेशान नहीं है, वो कह रहे हैं कि भैया राष्ट्रपति जी से कराओ,
वन मैन शो नहीं चाहिए। और एक राष्ट्रपति का आप अपमान कर चुके हो, दुर्गेन जी, और किसी राष्ट्रपति को आप बुला नहीं रहे हो। सुशील जी, दुर्गेन जी, जी, आदरणीय भट्ट साहब को मैंने सुना, आदरणीय सिंह साहब को सुना। सिंह साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, ये हमारा कुंभ, ये गृह प्रवेश है प्रजातंत्र का जी, इसको कुंभ की तरीके से मनाना चाहिए, बिल्कुल सबको बुलाइए। और लेकिन एक बात पे आज हमारी तबीयत प्रसन्न हो गई दुर्गेन जी, आपने जो शानदार संविधान विशेषज्ञ झा साहब को बुलाया है जी, काश आज अम्बेडकर जिंदा होते आज, तो एक बार फिर से कोशिश करते वो संविधान लिखने की, और धर्मनिरपेक्षता और उसकी जगह पर वो लिखते कि ये हिंदू राष्ट्र सनातन का मंदिर बनेगा, लेकिन वो अब नहीं है। और हम इत्तेफाक से दुर्भाग्य से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान मान रहे हैं, जिसमें पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है। और मैं तो चाहूंगा कि मनोरंजन झा की बात को देश मान ले, और वहां एक उस सेंट्रल विस्टा में छड़ी की जगह पर, ये छड़ी है ना, ये जिसको संगोल बोल रहे हैं, वो छड़ी नहीं कह रहे हैं, वो छड़ी तो नेहरू जी की थी, अब ये कह रहे हैं सिंगोल है, सिंगोल नंदी जी विराजमान है उसमें। नहीं, मनोरंजन झा जिस हिसाब से बोल रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ एक शिवलिंग भी वहां पर स्थापित हो जाए उसके अंदर, और एक नंदी भी स्थापित हो जाए। नंदी जी तो स्थापित है ही, अब जब सिंगोल स्थापित होगा, सुशील जी तो नंदी जी तो स्वाभाविक स्थापित हो जाएंगे। संविधान सभा के विशेषज्ञ हैं, बताइए, कहने क्यों सनातन और पता नहीं। अरे हमारा संविधान, हमारा देश आज जब शपथ ली जाती है तो हम क्या पढ़ते हैं, कितने मंत्री हमारे क्या बोलते हैं। ये थोड़ी बोलते कि मैं सुशील दुबे सनातन धर्म की शपथ लेके अपने मंत्रिमंडल के संपूर्ण सामायिक दायित्वों का निर्वहन करूंगा। वो बोलते हैं कि मैं फला संविधान को उसको बोलते हैं, जो एक पूरी प्रक्रिया होती है। हम हर वक्त सनातन, हर वक्त हिंदू, हर वक्त इस देश में 35 करोड़ मुसलमान हैं, इस देश में और भी धर्म के, तभी ये धर्म, ये देश गुलदस्ता क्यों कहा जाता है? सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरीके से फैब्रिक है। तो अब यही वाली बात है जो आप ही उन्होंने कहा कि दुर्गेन जी, यही तो आपके कैबिनेट की खासियत है कि कितनी बड़ी बात देखी उन्होंने कह दी भट्ट साहब ने कि बाइफरकेशन जरा सा था, ठीक, उस समय तो सत्ता थी, राजदंड था, दे दिया, बात खत्म हो गई। अब ये मानसिकता, विपक्ष कोई गलत मांग नहीं कर रहा, विपक्ष कोई गलत मांग नहीं कर रहा। इस देश की सर्वोच्च कुर्सी है, चेयर अगर कोई है तो वो देखिए, उस शिलापट पर मोदी जी का भी नाम आएगा, लोकसभा अध्यक्ष का भी नाम आएगा, राष्ट्रपति जी का भी नाम आएगा, अगर वहां सीजेआई बुलाए जाएंगे तो उनका भी नाम आएगा। तो इस बात का अहम क्यों, इस बात की जिद क्यों कि मैं ही फीता काटूंगा? वहां तो सब लोग होंगे ना, वहां तो पूरे इसको इस आयोजन को तो कुंभ के तरीके से मनाना चाहिए। इस देश का हर वो व्यक्ति जिसने देश का मान बढ़ाया है, उस अवसर पर वहां पर होना चाहिए, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। तब तो इस प्रजातंत्र के मंदिर, जिसका नाम सेंट्रल विस्टा रखा है, अब नाम भी क्या रखा है, अब नाम भी देखिए इसका क्या, कौन सा सनातनी होता है या प्रजातंत्र का नाम होता है, लोकतंत्र का नाम होता है, क्या होता है, उसकी गरिमा बढ़ाने का काम होना चाहिए, ना कि। और दूसरी बात दुर्गेन जी, जो आप कह रहे हैं बार बार, जिन विपक्षियों ने बहिष्कार का कार्यक्रम बनाया है उनकी संख्या बहुत बड़ी है, वो विपक्ष का कद बहुत बड़ा है। और अगर जहां पर विपक्ष नहीं है, केवल सत्ता पक्ष है, वहां पर लोकतंत्र का मंदिर नहीं कहा जाएगा, फिर वो विवाद हमेशा के लिए लग जाता है। आज भी अभी वक्त है, आज तारीख है 25, 26, 27, 28, सरकारी सिस्टम में बहुत तेज काम होता है। 2 दिन में मोदी जी को चाहिए कि पूरे देश को मैनेज करें, पूरे विपक्ष को मैनेज करें, और राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को रिक्वेस्ट करें, आप आइए, मैं उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करूंगा, आप उसका फिर उद्घाटन करिए, वो लोकार्पण करिए, समाज को अर्पित करिए। ये सुखद यही तो दिक्कत है सुशील जी। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे, कांग्रेस की तो हरकतें यही है, वो कह रहे हैं जो लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे उनकी गति कांग्रेस जैसी हो जाएगी। वो बिहार में भी धमकी देते हैं, यहाँ भी देते हैं, उनका अपना स्वभाव, उनका अपना तरीका है। देश के गृह मंत्री हैं, इस भाषा में नहीं बात करेंगे तो दुश्मन डरेगा कैसे, पाकिस्तान कैसे डरेगा, चीन कैसे डरेगा? गृह मंत्री को तो इस भाषा में बात करनी ही चाहिए। अच्छी बात है, मन को साधुवाद देता हूँ। सुशील जी, मैं रवि भट्ट जी के पास फिर से जाना चाह रहा हूँ और जरा समझना चाह रहा हूँ कि भाई चोल वंश, चूंकि हम लोगों ने एक शुरुआती दौर में, जब हिस्ट्री शुरुआती दौर में पढ़ाई जाती रही थी, उस समय इतनी समझ भी नहीं थी, हाँ उसको पढ़ो और इम्तहान दो, नंबर पाओ, आगे निकल जाओ, उस तरह वाली स्थिति थी।
लेकिन हिस्ट्री एक बहुत बृहद और बड़ा शानदार सब्जेक्ट है। उस वक्त अगर हम आज से तुलना करें कि आज जो मौजूदा लोकतंत्र है, तो क्या चोल वंश का शासन इस लोकतंत्र से कहीं कोई मेल खाता है अच्छाई के सेंस में, समीक्षात्मक रूप से? रवि भट्ट जी। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो आपके संविधान विशेषज्ञ थे, इनकी बातों से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। जिनसे संविधान विशेषज्ञ नहीं, बल्कि लग रहा था कि पार्टी विशेषज्ञ की बात कर रहे हैं। भी मौजूद हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, अभी मौजूद हैं, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। सुशील दुबे जी की बहुत स्पष्टता थी, और हमारे बुजुर्ग साथी जो सिंह साहब हैं, इनका भी बहुत स्पष्ट रूप से इन्होंने बोला। मैं यहाँ पर जो आप कहना ही चाहता हूँ कि उस समय जो आप कह रहे हैं कोई सिमिलरिटी थी, डेमोक्रेसी उस समय चोल डायनेस्टी का बिल्कुल 1% भी किसी डेमोक्रेसी से लेना देना नहीं था। ये प्योर राजशाही थी, और प्योर राजशाही के ही तरीके से ये काम करती थी। भारत के अंदर जरूर है कि कुछ अब एक नया परंपरा शुरू हुई है, एक नई अप्रोच शुरू हुई है कि यहाँ पर भी खोजा जाता है, यहाँ पर खोज के निकाला जाता है कि यहाँ पर भी भाई डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ पर भी डेमोक्रेसी थी। उसकी भी कुछ इसमें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है कि किस लेवल तक डेमोक्रेसी थी, और देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है, चोल डायनेस्टी पूरी राजशाही थी, उसका जो है प्रजातंत्र से कोई लेना देना नहीं। मनोरंजन झा साहब के पास मैं फिर जाऊंगा, संक्षिप्त में झा साहब, क्योंकि अब मंथन का वक्त खत्म हो चुका है। भट्ट साहब ने कहा कि भाई वो तो प्योर राजशाही थी, तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि गुलामी का प्रतीक, औरंगजेब, फला डिका, मुगल डायनेस्टी को गुलामी का प्रतीक मानते हैं भी, अंग्रेजों को गुलामी का प्रतीक हम लोग मानते हैं भी, लेकिन ठीक है चोल वंश हमारे देश में शासन करता था, लेकिन कम से कम वो लोकतंत्र तो नहीं था। एक इतिहासकार ने इस पर मोहर लगा दी और लिखा पढ़ी भी है कि वो कि राजशाही थी, वो राजतंत्र था। तो प्रजातंत्र के सर्वोच्च संस्था या कहिए प्रजातंत्र का मंदिर जिसे हम माथा टेकते हैं, मोदी जी साष्टांग होके मत्था रगड़ के उसके अंदर जाते हैं, वहां राजशाही का प्रतीक राजदंड, नाम ही राजदंड है उसका, तो किसको दंड देना चाहते हैं वो? नहीं तो अगर संविधान को ही मात्र मुद्दा लेंगे तब तो वो आना बिल्कुल अनुचित हो जाएगा। इधर आओ, बिल्कुल अनुचित हो जाएगा। पीछे कुछ रखा, लाके यहाँ रख दो। सेकंड पॉइंट है कि मोदी जी को इनवाइट किया गया या प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया, तो होस्ट कौन है? होस्ट तो स्पीकर है। ये तो स्पीकर के ऊपर जाएगा, कोई पार्टी विशेष की बात नहीं। संविधान के तहत में होस्ट को मैक्सिमम पावर है, जो कि वहां पर ओनली स्पीकर है, और स्पीकर ने जिनको आमंत्रित किया वो अपना लेके आ रहे हैं वो दंड वाला कि मैं यही गिफ्ट कर रहा हूं इसमें। तो अब तो वो लोग स्थापित थोड़ी कर देंगे झा साहब, वो तो आपकी मर्जी से बाकायदे हो रहा कि मोदी जी वैदिक रीति रिवाज से 9 बजे उसको स्थापित करेंगे। तो वो वहां के मठ के जो मठाधीश्वर हैं वो लोग, वो तो सज्जन लोग हैं, वो तो धर्म के शास्त्र के हिसाब से चलते हैं, उनको राजनीति नहीं पता है, वो धार्मिक लोग हैं। नहीं, वो संविधान के हिसाब से नहीं होगा, गलत होगा। चलिए एपी सिंह साहब, अब मनोरंजन झा साहब कह रहे हैं कि भाई संविधान अभी रोल बैक हो गए, ये कह रहे हैं संविधान के हिसाब से नहीं होगा, तो फिर गैर संवैधानिक काम क्यों? नहीं, देखिए लोकतंत्र का सबसे बड़े मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है जी, और बहुत ऐतिहासिक दिन होगा। सबसे पहली बात इसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, जैसे मन की बात देखते हैं वैसे इसको भी देखना चाहिए। सबके नाम शिला पट्टिका पे होना चाहिए। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब देश के संवैधान पर है। इनको लोग इसलिए नहीं पूछते कि वो नरेंद्र मोदी है या पंडित भाई चंद्रचूड़ है या द्रौपदी मुर्मू जी, नो, वो देश के संवैधानिक पद पर हैं। 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे देश दुनिया में एनआरआई फैले हैं, वो भी बड़े गर्व और सम्मान के साथ। अब विपक्ष पक्ष किस तरह का, अगर वो इससे बाइकाट करेंगे, फिर बाद में आएंगे, सदन में चुन के जाएंगे, उसी सदन में बैठने जाएंगे, संसद भवन नहीं, संसद भवन क्या कहेगी यार, तुम हमारे उद्घाटन में तो आए नहीं, अब तुम आके बैठ गए हो, अब यहाँ तुम कार्रवाई चला रहे हो, अब तुम मुख्य प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री की शपथ ले रहे हो। एक बात,
उसमें देखिए जीवंत है, संसद भवन भी जीवंत है, वाइब्रेंट है, सुप्रीम कोर्ट वाइब्रेंट है, मूक दर्शक नहीं बनी रहती है। पुराने संसद में भी और मैंने भी, आप सब ने सिंह साहब, उसमें तो जब किसी को बुलाया नहीं तो नाम की तो मुझे नहीं लगता कोई संभावना है कि राष्ट्रपति जी का नाम होगा, उपराष्ट्रपति जी का नाम होगा, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई संभावना, लेकिन हो तो बहुत अच्छा है। अब चूंकि मेरे पास वक्त नहीं, इसलिए माफी के साथ मैं रोक रहा हूं आपको। प्रधानमंत्री थे तो इंदिरा गांधी जब भारत पाकिस्तान हमला हुआ तो अटल जी ने साफ कहा कि पाकिस्तान ये न समझे हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री है, ये आयरन लेडी है और ये दुर्गा भी बन जाएगी और पाकिस्तान सबक सीख जाएगा। तो हमने तो प्रधानमंत्री देखे हैं, विपक्ष भी देखा है, वो विपक्ष भी देखा है। कई मुद्दों पर विपक्ष और पक्ष को एक हो जाना चाहिए। आगे अभी एक वर्ष नहीं, एपी सिंह साहब, विपक्ष कहाँ कह रहा है? वो कह रहा है राष्ट्रपति जी को बुलाओ कार्यक्रम में, उपराष्ट्रपति जी को बुलाओ कार्यक्रम, हम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दिक्कत क्या, उनको बुलाने में क्या दिक्कत है भाई? शिलान्यास में तत्कालीन राष्ट्रपति जी दूर रहे और लोकार्पण में मौजूदा राष्ट्रपति जी दूर रहेंगी। वो मुद्दा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत खराब मुद्दा है उनका। बुलाना चाहिए, उनके बुलाना चाहिए, उनकी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कर रहे थे कि पूरे देश के चीफ मिनिस्टर को बुलाइए, सारे राज्यपाल को बुलाइए, सारे सांसदों को बुलाइए, एक कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करिए, क्योंकि इतिहास रच रहा है। 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी इतिहास रचने जा रहे हैं। फाइनल कमेंट के लिए मैं सुशील दुबे जी के पास जाऊंगा, चूंकि वक्त नहीं है। सुशील जी, बहुत संक्षिप्त में अनम्यूट करिए। जी दुर्गेश जी, ये छड़ी वड़ी वाला केस छोड़ के मोदी जी को जो गहलोत जी कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं। देश के सारे एलजी, देश के सारे सीएम, देश के सारे राज्यपाल, देश के एक कुंभ के रूप में एक देश उत्सव, जैसे अमृत काल में इन्होंने बड़ा इवेंट करके उत्सव बनाया था, 82 मिनट भाषण दिया था, तो ऐसे 1 घंटे बोले। लेकिन देश को ये कुंभ मेले ऐसा पवित्र कार्यक्रम है, देश के सब लोगों को बुलाना चाहिए। जो भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको इस समर्पण क्षण पर और बुलाना चाहिए। और निश्चित रूप से बेशक मुर्मू जी से इसका उद्घाटन, इसका लोकार्पण, इसका समाज को समर्पण मुर्मू जी के हाथ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुशील जी, बहुत शुक्रिया। मनोरंजन झा साहब, आपका शुक्रिया। रवि भट्ट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एपी सिंह साहब, डॉक्टर एपी सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सवाल यही कि अगर लोकतंत्र के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो फिर राजदंड की क्या जरूरत? ये सवाल अनुत्तरित रहेगा, क्योंकि इस देश के बहुत बड़े इतिहासकार रवि भट्ट साहब ने कह दिया कि जिस चोल वंश में राजदंड की परंपरा व्यवस्था थी, जहां से हमने अडॉप्ट किया है या हम लेकर संसद में आ रहे हैं, उस सिंगोल को, उसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।